नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि चुनाव का प्रचार खत्म हो गया है और अब डोर टू डोर कैंपेनिंग आज की जाएगी और कल मतदान है। और इसी बीच कुछ दिनों से हमीरपुर के अंदर कुछ बोर्ड, होर्डिंग्स कई चीज़ें लगी हैं, कोई एक एनजीओ जागृति मंच उसने ऐसे वो लगाए हैं कि क्या हमीर उससे ये लग रहा है कि हमीरपुर कहीं सीएम को खो तो नहीं देगा क्योंकि हमीरपुर जिले ने पहले भी सीएम को खोने का दर्द झेला है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल 2017 में हार गए चुनाव को, अपना चुनाव हार के सीएम पद से चूक गए। लेकिन वहीं अब उपचुनाव भी हो रहे हैं, तो 2 हलके हमीरपुर के हैं, बड़सर और सुजानपुर। बोर्ड लगे हैं, होर्डिंग लगे हैं, उसमें लिखा जा रहा है कि हमीरपुर से सीएम का मौका फिर ना गवाया जाए। शांता कुमार जी का सबसे पहले ज़िक्र है कि कांगड़ा ने शांता कुमार जी को खोया। उसके बाद धूमल जी का ज़िक्र है कि हमीरपुर ने धूमल जी को खोया और उसके बाद सुक्खू जी की फ़ोटो लगी है कि अब हमीरपुर को दोबारा मौका मिला है, तो सुक्खू जी को मतदान सुक्खू जी के पक्ष में करें, मुख्यमंत्री को वोट दें और ये मौका ना गँवाएँ। तो क्या ऐसी स्थिति है कि इन होर्डिंग्स का कुछ असर वहाँ पे दिखेगा? क्योंकि उपचुनाव इस सरकार के सत्ता में बने रहने की कसौटी भी है और मुख्यमंत्री के जिले में भी 2 उपचुनाव हैं। वहीं 2 उपचुनाव उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी के जिले में हैं, गगरेट और बड़सर, लेकिन वहाँ पे इस तरह का बोर्ड कोई नहीं लगा है, सिर्फ़ ये हमीरपुर के सुजानपुर और बड़सर हलकों में लगे हैं। वहीं पे ये भी है कि जो भाजपा के साथ लोग जुड़े हैं, लेकिन ये अदला-बदली की राजनीति और वही राजेंद्र राणा जिन्होंने धूमल साहब को हराया था, मुख्यमंत्री बनते-बनते वो रह गए, वही अब भाजपा में शामिल हुए हैं कांग्रेस से बागी होकर। तो ये अपीलें क्या उस पुराने ज़ख्मों को भी ताज़ा करेंगी? हमीरपुर के लोग एक वोट सीएम को, एक वोट पीएम को, ये बातें भी कर रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि ये क्या चल रहा है और एक विचारकों की फ़ौज भी इन 2 जिलों को घेर के रखी हुई है। तो प्रेम कौशल जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता। संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। उदयवीर पठानिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो उदयवीर जी, ये एक अपील की जा रही है, होर्डिंग्स लगे हैं, वहीं पे मुख्यमंत्री कार्ड खेला जा रहा है हमीरपुर जिले के अंदर। लेकिन इसी बीच आरएसएस ने 5वें चरण के बाद विचारकों की एक फौज ऊना जिला और हमीरपुर जिला में, क्योंकि 4 उपचुनाव इसी में हैं, उतार दी गई है पूरी तरह से कि इनको घेरा जाए पूरी तरह से। तो आपको लगता है कि ये अपील, दलील काम करेगी चुनाव में, कुछ असर होगा इन चीज़ों का? क्योंकि एक मुख्यमंत्री पद बहुत बड़ा होता है, जिले का मान होता है, सम्मान होता है। जी, बिल्कुल। उदयवीर जी। डॉक्टर साहब सही है आपकी बात कि ये जो अपील और दलील का सिलसिला चला है, बेसिकली जिस तरह शांता कुमार का ज़िक्र हुआ, प्रोफ़ेसर धूमल का ज़िक्र हुआ, तो साथ में शायद ये लोग भूल गए जिस तरह से कांग्रेस एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है कि ये रिवाज चला कहाँ से? ये रिवाज हमीरपुर में उसका उदाहरण तो है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जयराम ठाकुर मंडी में भी उन्होंने ये नारा सबसे शगुफ़ा सबसे पहले छोड़ा था कि मंडी मेरी है और उसका जी, शायद कहीं असर भी रहा था। 10 में से 9 जी, सीटें बीजेपी उठाकर ले गई थी बीते विधानसभा चुनावों में। तो जिस तरह से हमीरपुर में ये शोर मचा है और जिस तरह से उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो ये एक इमोशनल कार्ड है और एक सोशल कार्ड है। पॉलिटिकल कार्ड तीसरे नंबर पर आता है क्योंकि इमोशनल ब्लैकमेलिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और हैरानगी की बात है कि कोई भी सीएम बन जाए, वो पूरे प्रदेश का सीएम होता है। लेकिन पहली बार हो रहा है कि क्षेत्र विशेष पर ये सारी चीज़ें पहली बार तो नहीं, दूसरी बार फिक्स हो रही हैं कि क्षेत्र विशेष पर ये जो सारी चीज़ें हैं, वो फिक्स होती हुई नज़र आ रही है। रही बात आरएसएस की, तो ये वही बीजेपी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है और जिन्होंने ये कहा था कि अब आरएसएस की जो ज़रूरत है, वो बीजेपी को नहीं है, वो खुद अपने आप में एक मजबूत संगठन है। तो अब बात आ गई कि ये कार्ड कहीं न कहीं काम कर गया है कि अपना जो सीएम है उसको बचा के रखो, इंटरलिंक्ड सी चीज़ें हैं ये। क्योंकि अ, खासकर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आरएसएस की जो टीम है लगभग 300 के करीब-करीब, वो उतर चुकी है मैदान में। यानी यहाँ पर भाजपा को खतरा नज़र आ गया है, लेकिन ये वही भाजपा है जिसने ये कहा था या उनके जो नेता थे उस वक़्त,
जयराम ठाकुर ने ये कहा था कि मंडी मेरी है, और अब मंडी के बाद अगर हमीरपुर मेरा है, तो ये कवायद शुरू हुई है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। भाजपा भी मजबूर है। अगर इतना स्ट्रांग होती भाजपा, तो आरएसएस के जो विस्तारक हैं या आरएसएस के जो चिंतक हैं या हित चिंतक आज की डेट में कहूं तो उनको उतारने की जरूरत नहीं थी। और सबसे हैरानगी की बात तो सर ये है कि इसी संसदीय क्षेत्र से जेपी नड्डा भी खुद है, बाकियों की तो बात ही छोड़िए। अब जेपी नड्डा का भी कद और वजन जो भी कहा जा सकता है, वो भी आरएसएस के आने से उसी तरह से निशाने पर आ गए जिस तरह से जेपी नड्डा ने आरएसएस को निशाने पर लिया था। अगर कांग्रेस के संगठन की बात करूं तो वो कितना सा है, क्या है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर भाजपा को आरएसएस की मदद लेनी पड़ रही है, ये माना जा सकता है। इस तरह से आरएसएस ये कहता है कि हम जब भी कोई आपदा आती है या आपातकाल होता है, तो हम मैदान में उतर जाते हैं। तो ये भी तय हो चुका है कि भाजपा ने भी ये मान लिया है, आरएसएस ने भी ये मान लिया है कि एक सियासी आपदा जो है, वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आ चुकी है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर मजबूर हैं। हमारे जो बकाया नेता हैं, वो भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में मजबूर हैं मदद लेने के लिए। तो बहुत सारी चीजें जो लेकिन उदय जी, घेराबंदी ये ऊना और हमीरपुर की गई है। सीएम डिप्टी सीएम वहां से हैं, 4 उपचुनाव वहां से हो रहे हैं मुखिया, और दलील वही है कि एक वोट सीएम को, एक वोट पीएम को, ये हमीरपुर के अंदर हम नारा चल रहा है। हालांकि इसीलिए मुझे लगता है कि 5वें चरण का जो चुनाव था, उसके बाद ये टीम उतरी है 22 मई से के बाद से। जी तो अभी 10 दिन ही हुए हैं, अचानक उतारेगी ये टीम में, और ये टीमें फील्ड में दिख रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं रोकने की कवायद है उसको। लेकिन क्षेत्रीय नारा, जैसा कि आपने कहा कि जयराम जी ने दिया मेरी मंडी, और वो सफल भी हुए, ठीक है। क्योंकि हालांकि वो पिछली बार भी जब उनका नारा नहीं था, वो कहीं मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं थे, धूमल जी प्रोजेक्टेड थे, उस समय भी 9 ही सीटें आई थी मंडी में। कांग्रेस की हालत वहां खस्ता थी, अब भी 9 ही सीटें हैं, मतलब ऐसा कोई वो नहीं हुआ है। लेकिन एक वो उन्होंने अपने आप को एक जिले तक सीमित किया। सुक्खू जी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि मैं हमीरपुर का नेता हूं, उन्होंने सीमित नहीं कर रहे हैं वो, ये एक डिफरेंस है कहीं ना कहीं। लेकिन एक ये एनजीओ हो सकता है उन्हीं के लोगों को द्वारा खड़ा किया गया कोई जागृति मंच है जो इस इन चीजों को कर रहा हो। बिल्कुल सेल्फ स्पॉन्सर्ड एनजीओ होती हैं, जागृति मंच, ये नाम चाहे जो मर्जी कह लीजिए, पीछे नेता ही होता है, चाहे वो जयराम ठाकुर हो या मौजूदा दौर में सुखविंदर सिंह सुक्खू हो या उनके शुभ चिंतक हो। अब आप देखिए डॉक्टर साहब, ऊना में वो भी इसी संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा है, वहां पर ये नारा क्यों नहीं लगा कि उप मुख्यमंत्री को बचाओ? सवाल तो कई उठते हैं। हाल ही में मुकेश अग्निहोत्री ने एक रैली की, जो हमारी सूचना है वो ये बताती है कि वो तो नरेंद्र मोदी की रैली से ज्यादा की थी। नहीं, बहुत बड़ी रैली थी वो, देखी गई है शो बताया जा रहा है उसको। जी। तो बात यहाँ पे आ जाती है कि विरोधाभास हर तरफ है। एक तरफ इमोशनल कार्ड है, दूसरी तरफ सोशल कार्ड है, पॉलिटिकल कार्ड है। अगर ऊना की बात करूं तो नतीजे पता नहीं क्या रहेंगे, लेकिन जिस तरह की रणनीति है उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि भाजपा भी मजबूर है आरएसएस का कार्ड खेलने के लिए, और दूसरी तरफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मजबूर है इमोशनल कार्ड खेलने के लिए। पॉलिटिक्स अब कहीं बकाया नजर नहीं आ रही है। ये तो बिल्कुल एक साफ हो चुका है आईने की तरह। जी, ये कौशल जी जुड़े हमारे साथ। कौशल जी, आप भी उसी जिले से ताल्लुक रखते हैं जिसके 2 हलकों में ये विशेष अपील की जा रही है। एक डर कहीं ना कहीं सता रहा, क्योंकि सुजानपुर वालों ने जो किया था, वो एक है कि अपने ही लीडर को मारा उन्होंने, बाद में पछताए वो। अब इमोशनल कार्ड हो सकता है इसलिए खेला जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक सत्ता संकट बना हुआ है, सियासी आपदा जो भाजपा ने लाई है, वो दावे भी किए जा रहे हैं 4 जून के बाद फिर से कुछ करेंगे वो। तो सीटें जीतने की कवायद में इमोशनल कार्ड खेलना मजबूरी क्यों बन गया? ये क्या परिपक्व नहीं है वहां पे पार्टी, सीएम है वहां से, तो एक प्रभाव तो होना चाहिए। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से या मुख्यमंत्री ने कभी जाते खुद इस कार्ड को नहीं खेला, ना उन्होंने कभी ये कहा कि मैं हमीरपुर हूँ इसलिए मुझे वोट मिलना चाहिए। वो
उनका तो सीधा सीधा मुद्दा है कि जो बिकाऊ हैं, जिन्होंने ईमान बेचा, खुद को बेचा, जो मंडी राजनीतिक मंडी में बिके हैं, उनको हराओ। ये धनबल और जनबल की लड़ाई है, जिसमें जनबल जीतना चाहिए। और इस तरह की राजनीति जो हुई है खरीदो फरोख्त की हिमाचल प्रदेश के अंदर, सरकारें गिराने का जो एक फैशन हिमाचल में शुरू करने का जो एक प्रयास हुआ है, उसको ऐसी राजनीति को पराजित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कभी नहीं कहा कि मैं हमीरपुर से हूँ इसलिए जो है हमीरपुर की शान को बचाओ, हमीरपुर की आन को बचाओ, हमीरपुर की बान को बचाओ। तो ये नारा मुख्यमंत्री ने कभी नहीं दिया। अगर ये बात कहीं उठ रही है तो निश्चित तौर पर ये लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से निश्चित तौर पर ये जो चर्चा है ये है कि हमीरपुर का सीएम है और हमीरपुर के चीफ मिनिस्टर हमारे जिले का मुख्यमंत्री है और हम अपने जिले के मुख्यमंत्री को लेट डाउन नहीं होने देंगे। और इसमें निश्चित तौर पर जब ये चर्चा इस तरह की हो रही है तो जो धूमल साहब का उदाहरण है वो भी लोग हमीरपुर में दे रहे हैं कि हमने धूमल साहब को खोया, अब सुखविंदर सिंह सुक्खू को हम नहीं खोना चाहते और उनके हाथ को मजबूत करने के लिए हमको वोट कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको देना है, दल बदलों को हराना है। तो कहीं भी ये कांग्रेस जो मुख्यमंत्री की तरफ से ये ना तो नारा है ना मुद्दा है। किसी एनजीओ ने ये होर्डिंग्स लगाए हैं, बैनर लगाए हैं, मैंने भी सोशल मीडिया में देखे हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये जो बैनर हैं ये लोगों की जो भावना है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोई एनजीओ आगे आया है जिसने ये होर्डिंग्स और बैनर्स दीवारों पे लगाए हैं, जगह-जगह लगाए हैं सुजानपुर और बड़सर चुनाव क्षेत्र में। ये सही है कि हमीरपुर के लोग इस नजरिए से सोच रहे हैं कि हमारा जो मुख्यमंत्री है और जिनको पद से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा गया, तो उनको ताकत देनी है, उनके हाथों को मजबूत करना है ताकि अपना कार्यकाल पूरी मजबूती के साथ वो पूर्ण करें। क्योंकि ये चीज जो है वो निश्चित तौर पर धूमल साहब को पराजित करके कुछ हमीरपुर के लोगों की ये भावना है। हमारे लिए तो वैसे ही धूमल है, वैसे ही नड्डा है, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है तो कोई भी भाजपा का नेता हो उसके खिलाफ हम काम करेंगे, उनकी विचारधारा के खिलाफ हम लड़ेंगे। लेकिन लोगों में कहीं न कहीं निश्चित तौर पर ये भावना और सोच है कि जिस तरीके से धूमल साहब को पराजित करके हमीरपुर का जो चीफ मिनिस्टर निश्चित तौर पर वो क्योंकि डिक्लेयर्ड चीफ मिनिस्टर थे उन्हीं को बनना था, तो जयराम जी तो बाय डिफॉल्ट बने उनके हारने के बाद। तो वो दर्द कहीं न कहीं हमीरपुर जिले के लोगों में है और उसी की ये प्रतिक्रिया है जिस प्रतिक्रिया के चलते जो है ये लोग ये कह रहे हैं कि हमीरपुर का मुख्यमंत्री जो है उसकी पीठ हमने लगने देनी है और उनको ताकत देनी है। रही बात आपने चर्चा में एक मुद्दे पे जिक्र किया कि आरएसएस या कोई बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों की कोई टीम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंदर उतारी है। डॉक्टर साहब देखिए, जेपी नड्डा ने एक हाउस को प्रिंट मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वाजपेयी जी के टाइम भाजपा जो थी वो कमजोर थी, आरएसएस की आवश्यकता थी। अब बीजेपी जो है स्वतः बहुत मजबूत है तो हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर जो है एक कॉन्फ्लिक्ट स्थिति जो है वो पैदा देश के अंदर हो चुकी है। ये जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंदर आपने इंटेलेक्चुअल्स या आरएसएस का जो नेटवर्क है उसके सक्रिय होने की बात कही है, इसकी पृष्ठभूमि में कहीं भी कोई भारतीय जनता पार्टी की रणनीति नजर नहीं आती है मुझे। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में नड्डा और धूमल दोनों एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं, विरोधी रहे हैं और इनके बहुत ऐसे स्कोर हैं जो एक दूसरे के साथ समय समय के ऊपर ये सेटल करते रहे हैं। तो जिस तरीके से आरएसएस को लेके जेपी नड्डा ने बयानबाजी की है या अपना पार्टी का मत रखा है, मैं समझता हूं कि जो एक साजिश अनुराग ठाकुर के खिलाफ भी हुई है इस संसदीय क्षेत्र के अंदर, जितने भी कांग्रेस पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वो ज्यादातर इंडिपेंडेंट को मिला लें तो 9 में से 6 इसी चुनाव क्षेत्र संसदीय क्षेत्र से हैं। तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा ने और जयराम ठाकुर ने संयुक्त रूप से धूमल परिवार और विशेषकर अनुराग धूमल की घेराबंदी करने की राजनीति भी जो है वो इन लोगों को भाजपा शामिल करा के की है। क्योंकि इन चुनाव क्षेत्रों में जो अनुराग समर्थक लोग थे उन्हीं को बैकफुट पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी में होना पड़ा है। जो बागियों को कांग्रेस के जो दल बदलू हैं इनको जब टिकट दिए गए तो वही लोग जो हैं वो आज मुख्य धारा से जो है वो बैकफुट पे चले गए हैं। तो निश्चित तौर पर आरएसएस ने अगर अनुराग ठाकुर की मदद करने के लिए आरएसएस आगे आया है तो ये कहीं ना कहीं जो नड्डा ने जो आरएसएस के प्रति जो विचार व्यक्त किए हैं, जो आरएसएस का जिस तरीके से अपमान करने का जो बात कही है नड्डा ने, तो उनको जवाब देने के लिए मैं समझता हूँ कि शायद आरएसएस इस चुनाव क्षेत्र में जो है वो सक्रिय हुई है।
जी, लेकिन प्रेम जी मैं आप संजय जी से ले लें, मैं 1 मिनट में जी, ज्वाइन जी, जी, करता हूँ। जी, संजय जी, सवाल ये है कि आरएसएस को इसलिए उतारा गया क्योंकि एक इमोशनल अपील हो रही है हमीरपुर के अंदर। चीफ मिनिस्टर खुद तो हमीरपुर के ये नहीं कह रहे कि हमीरपुर मेरा है, जैसे मंडी मेरी है, जयराम जी बोल रहे हैं। लेकिन एनजीओ एक हमीरपुर को जो दूसरा मौका मिला है धूमल साहब के बाद, वो नहीं छीनना चाहिए। लोग भी कहीं न कहीं मत कर रहे हैं कि 1 वोट सीएम को, 1 वोट पीएम को। हालाँकि अपील की गई है कि वोट मुख्यमंत्री को करें, उस अपील में साफ झलक रहा है कि आप उपचुनावों में तो वोट ज़रूर करें। कहीं न कहीं इसका असर है। वहीं पे इसी अवधि के दौरान संघ के विचारकों की एक फौज आई है, काफ़ी लोग जो 5वें चरण से फ्री हुए हैं, वो ऊना और हमीरपुर की पूरी तरह से घेराबंदी कर रहे हैं। ये नड्डा जी का बयान आता है कि अब आरएसएस संघ की ज़रूरत नहीं है और इस पार्लियामेंट में और बाकी जगह भी संघ से जुड़े हुए जो और संगठन हैं, दर्जनों वो भी सक्रिय हुए हैं इन 10-10 दिनों में। तो अब अचानक संघ की ज़रूरत और इसी पार्लियामेंट से नड्डा जी ताल्लुक रखते हैं, अपने ही अपने पार्लियामेंट कह लीजिए या प्रदेश कह लीजिए, उनको ज़रूरत खड़ी हो गई है। जी, संजय। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की ये सबसे शानदार बात ये है कि यहाँ पे अभिव्यक्ति का अधिकार हर व्यक्ति को है और वो किसी भी रूप में उसको अभिव्यक्त कर सकता है। चाहे वो होर्डिंग के ज़रिए करे, चाहे वो पम्फलेट के ज़रिए करे, चाहे वो किसी और तरह की अपील के ज़रिए करे, लेकिन हर किसी को ये अधिकार है कि वो अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करे। तो निश्चित तौर पे जब व्यक्ति के पास दूसरी चीज़ ये रहती है कि जब व्यक्ति के पास बोलने को कुछ नहीं होता है, जब व्यक्ति के अंदर अपना कॉन्फिडेंस टूट जाता है, उसका आत्मविश्वास टूटता है, तो वो स्वयं तो कुछ नहीं बोल पाता है, तो इस तरह के सहारे व्यक्ति ढूंढता है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भी, क्योंकि उनके पास 15 महीने की बताने को उपलब्धियां नहीं है, उनके अपने गृह चुनाव क्षेत्र के अंदर स्थिति अच्छी नहीं है उनकी, तो इस तरह से कोई कहीं ना कहीं किसी एनजीओ को कह लीजिए, कोई भी संस्था जो है वो इस तरह के कार्य कर रही है। ठीक है, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, वो अपनी बात रखे और उसको किसी भी तरह से, लेकिन जो चुनाव हो रहा है, क्योंकि इन चीजों की, मैं हमीरपुर से हूं या मैं जब क्षेत्र की बात आती है तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि हमीरपुर के लिए सिवाय वो मुख्यमंत्री वहां से हैं, लेकिन इसके अलावा उनके पास बताने को या उनके पास करने को कुछ था नहीं। 15 महीने के अंदर उन्होंने हमीरपुर के लोगों का भी विश्वास जो है वो जीता नहीं है। आपने देखा होगा कि लंबे समय जब वो मुख्यमंत्री भी बने थे, तो लंबे समय तक अपने गृह जिला में या अपने गृह क्षेत्र में वो नहीं जा पाए थे। तो उन चीजों की भी, क्योंकि मतदाता जो है वो भारतीय मतदाता निश्चित तौर पे अपने नेता को जो है वो अपने बीच में चाहता है, और विशेष करके हिमाचल प्रदेश जो कि एक छोटा प्रदेश है, तो यहाँ की जनता की मांग, यहाँ की जनता की काम चाहे आप जितने भी कर दो, लेकिन उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति को भी वो अपने बीच में अपने से जुड़ा चाहते हैं अपने नेता को, चाहे वो नेता किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो चाहते हैं कि वो नेता उनके बीच में रहे। तो जब वो नहीं, जब इन चीजों में चूके हैं मुख्यमंत्री, तो इस तरह की जो स्वयंसेवी संगठन है या और संस्थाएं हैं, उनका सहारा, उनके होर्डिंग्स और एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं है, ये उनका अधिकार है, या किसी भी स्वयंसेवी संगठन का अधिकार है, वो किसी भी दल को, किसी भी व्यक्ति को समर्थन न दे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की पास बताने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियां और कांग्रेस सरकार के 15 महीने का जो निकम्मापन रहा है, जो पिछड़ापन रहा है, वो बताने के लिए वो लेकर के हम जनता के बीच में गए हैं। इसलिए हमें कोई इस तरह के होर्डिंग या इस तरह के समर्थन की, किसी एनजीओ की या किसी ऐसे होर्डिंग्स लगाने की आवश्यकता जो है वो हमें इस पूरे प्रचार में नहीं दिख रही। तो इसलिए ठीक है कि मुख्यमंत्री, हमारी कोई बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं है कि क्यों, लेकिन सिर्फ इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री अपनी बात को लोगों में रखने में सफल नहीं हो सके हैं, इसलिए ऐसे प्रयास जो है वो वहां पे किए जा रहे हैं। जहां तक उपचुनावों की बात है, ठीक है, एक राजनीतिक परिस्थिति जो राजनीतिक परिस्थिति प्रदेश के अंदर पैदा हुई, वो भारतीय जनता पार्टी ने कतई नहीं करी, वो परिस्थिति मुख्यमंत्री ने स्वयं पैदा करी, इसलिए मुख्यमंत्री जो है वो अब उसका परिणाम भी देख रहे हैं।
जब मुख्यमंत्री को संभलने का वक्त था, अगर अब तो वही चीज है कि हजूर बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, तो अब तो सरकार जो है आए हैं लेकिन देर से आए हैं, अब सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका है। जब समय था अपने विधायकों का और अपनी पार्टी के बीच में रोष दबाने का, उस रोष को दबाने में वो असफल साबित हुए और अपने अक्खड़ छवि की वजह से, अक्खड़पन की जो उनकी छवि है वो कहीं ना कहीं उनके आड़े आई है और उसी छवि की वजह से प्रदेश के भीतर ये स्थिति बनी। जहां तक रहा कि प्रश्न आपकी संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग वहां पे काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हर चुनाव में हमारा विचार परिवार है, बहुत बड़ा है। विद्यार्थी परिषद भी हमारे विचार को समर्थन करती है, चुनाव आते हैं, उनका सब अपने अपने तरीके से अपना अपना काम करते हैं। जो भी हमारा सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य है उसके बीच में संघ भी काम कार्य करता रहता है, विद्यार्थी परिषद भी करती है, विश्व हिंदू परिषद भी करता है, बजरंग दल भी करता है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे विचार को समर्थन देने के लिए वो हमारा विचार परिवार है, इसलिए हमारे विचार परिवार को समर्थन देने के लिए सिर्फ हमीरपुर में नहीं, सिर्फ हमीरपुर में नहीं आते, नहीं बाकी जगह भी है, लेकिन घेराबंदी सिर्फ सीएम डिप्टी सीएम की गई है और वो भी 20 तारीख के बाद की गई है और सैकड़ों की तादाद में विचारक आए हैं। ये सूचना बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी कुछ दिन पहले इंटरव्यू देते हैं कि वाजपेयी जी के समय में हमें जरूरत थी, अब हम इतने सक्षम हो गए हैं कि संघ की हमें कोई जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं नेगेटिव वो बयान भी है, उसके बावजूद अपने ही प्रदेश में उनको जरूरत पड़ जाती है। अचानक यूपी से जहां जहां चुनाव संपन्न होते हैं, हरियाणा से, यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, वहां तक से तो विचारक बुलाए गए। तो ये घेराबंदी तो सीएम डिप्टी सीएम की जा रही है और साथ में 4 विधानसभा क्षेत्र भी वहीं पे हैं। मुख्यतः डर तो है कहीं ना कहीं भाजपा को भी। डॉक्टर साहब, जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की टिप्पणी है, मैं उसके लिए उस टिप्पणी के ऊपर आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं कि मैं उसके ऊपर कुछ बोल सकूं। निश्चित तौर पे ये जो है ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन जहां तक आपके पास सूचना केवल ये है कि वहां जहां जहां चुनाव संपन्न हुए, अब कांगड़ा जिला के साथ लगता है जम्मू का क्षेत्र लगता है, तो जम्मू के जो लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री वहां पे रहे हैं, जो लोग हैं वो वहां पे आकर के, उत्तरांचल के लोग जो है शिमला और सिरमौर के क्षेत्र में आए, वहां पे काम कर रहे हैं। पंजाब के लोग जो है वो आकर के जो बॉर्डर के एरिया क्षेत्र हैं उनके साथ वहां पे जो मैं विचारकों की बात कर रहा हूँ जो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब इसमें ऐसा है कि अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री भी हैं। अनुराग ठाकुर लंबे समय तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज तक जितने भी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने का अवसर उनको मिला है। तो निश्चित तौर पे उनके निजी संबंध हैं, हर राज्य में उनके अपने एक व्यक्तिगत संबंध भी हैं। तो पार्टी में उनका जहां जहां चुनाव हो गए, उनके जो उनको समर्थन देने के लिए आना चाहते हैं वो आए हैं और अपने अपने क्षेत्रों में बात कर रहे हैं। निश्चित तौर दूसरी चीज जो आपने कही था, प्रेम जी ने सवाल उठाया था कि जेपी नड्डा और धूमल जी के जो संबंध थे वो कैसे रहे हैं, पूरे प्रदेश ने देखा है, इसलिए कहीं ना कहीं संघ को उतरना पड़ा है, अनुराग जी के लिए उतरना पड़ा है। ये बात ये हमारे लिए, ये मीडिया के लिए ये चर्चा का विषय हो सकता है, हमारे लिए यह सामान्य बात है। हर चुनाव के भीतर हम भी अगर अब हरियाणा में चुनाव आएगा तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो क्षमतावान कार्यकर्ता हैं, हिमाचल के हैं, वो जाएंगे, निश्चित तौर पे हम भी वहां पे जाकर के काम करेंगे। तो ये हमारी कार्य करने की एक परिपाटी है। इसमें शांता, धूमल, नड्डा, कोई इस तरह की चर्चा, ये चर्चा का विषय नहीं है। जी, प्रेम कुमार धूमल जी हमारे सम्माननीय नेता हैं। उन्होंने लंबे समय में प्रदेश में को अपना दिया है, लंबे समय तक सांसद रहे हैं, तो उनका एक अपना स्थान है। जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका एक अपना स्थान है। तो इस तरह से यह हमारे लिए, ये जितनी भी चर्चा का विषय है, ये हमारे लिए एक सामान्य प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया में रह करके हम हर राज्य में
हिमाचल प्रदेश ही नहीं, हम देश के हर राज्य में चुनाव, अगर राजस्थान में होता है तो मध्य प्रदेश के लोग आते हैं, अगर महाराष्ट्र का होता है तो कर्नाटका के भी जाते हैं। तो इस तरह का ये कोई हमारे लिए ये कोई घटना नहीं है, ये कोई अप्रत्याशित कार्यक्रम नहीं है, ये हमारा एक सामान्य कार्यक्रम है। जी उदयवीर जी नहीं, मेरा समय रह गया था, मैं बीच में चला गया था डॉक्टर साहब, आपसे जाते नहीं, आपके पास आऊंगा मैं आपके पास। उदयवीर जी, प्रेम कौशल जी ने निशाना साधा है। पूरा समय तो संजय ले गए। नहीं, आप सुनिए, पहले मैं उदयवीर जी से प्रश्न ले लूं। ये निशाना साधा है कि धूमल जी और जेपी नड्डा जी के जो संबंध रहे हैं राजनीतिक, वो कैसे रहे हैं सबको जग जाहिर है। और वहीं पे आरएसएस के टिप्पणी के बाद जो नड्डा जी ने टिप्पणी की, उसके बाद एक मुख्यतः विचारक खुद उतरे हैं या उतारे गए हैं, संघ ने भेजे हैं वो, और बड़ी तादाद में भेजे हैं। इन 2 जिलों में खासकर भेजे हैं, क्योंकि एक जिला में सीएम है, एक में डिप्टी सीएम है, और 2 उपचुनाव इन जिलों में हो रहे हैं। ये इन्होंने एक सवाल दागा कि कहीं ना कहीं, और वहीं पे हमीरपुर के अंदर ये भी है, एक वोट सीएम को, एक वोट पीएम को। अनुराग जी जैसे बड़े लीडर को भी हमीरपुर जिला नहीं खोना चाहता है, और ये आप भी सहमत होंगे, क्योंकि धूमल जी को खोने के बाद हमीरपुर के लोग बहुत पछताए हैं। और यही है कि इमोशनल अपील जो कांग्रेस के किसी एनजीओ को आगे खड़ा करके की गई है, इसलिए हुई है, ये भी है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की बातें मैं अभी सुन रहा था कि संजय भाई आरएसएस की जो आमद है उसको एक सामान्य घटना बता रहे हैं, कौशल भाई जागृति मंच को इमोशन से जोड़ रहे हैं, तो मेरा दोनों से साझा सवाल रहेगा कि क्या जरूरतें और इमोशंस क्या बीजेपी और कांग्रेस का ही हक बनता है? आज तक आरएसएस उस मुद्दे पे क्यों नहीं उतरी जो मुद्दा आम युवा, बेरोजगार, महिलाओं से, बच्चों से जुड़ा हुआ हिमाचल में है? और ये जो जागृति मंच है, ये तब कहाँ सोया होता है जब आम आदमी को संबल की जरूरत होती है। तो यहाँ पर एक बात तो सही है कि ये अपने लिए, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, ये लोग अपने लिए एक बेनिफिशियरी पार्ट ढूंढते हैं, आम पब्लिक के लिए नहीं। आम पब्लिक के सिर पर राज करना है, किसी को सत्ता हासिल करनी है, किसी को सत्ता बचानी है। रही बात जो आपने दूसरी कही कि घेराबंदी वाली बात जो है कि इमोशनल कार्ड है, तो ये इमोशनल कार्ड तो हर सूरत में खेला गया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह से इन्होंने कहा कि कौशल भाई ने बताया कि नड्डा साहब और धूमल साहब के रिलेशंस कैसे रहे हैं, बिल्कुल सही बोली है इन्होंने ये बात, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। क्योंकि आने वाले वक्त में अगर केंद्रीय सियासत को देखा जाए, फिर जब से अनुराग ठाकुर हैवी मंत्रालयों की तरफ गए थे, तो नड्डा साहब हेल्थ एबीसीडी महकमे छोड़कर दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए थे। अब तालमेल तो इनका भी आगे बिगड़ना है, क्योंकि अब जेपी नड्डा साहब जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नहीं रहेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। अनुराग ठाकुर का अपना एक कद है, अपना एक ऑरा है, उन्हें वो भी बचा के रखना है, उसमें विस्तार भी करना है। अगर विस्तार नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ी सी कटौती की जाएगी ऑन द कॉस्ट ऑफ जेपी नड्डा। तो ये सारी चीजें जो है सर, ये मेरे को लगता है कि एक तरह से ओवरऑल जो है वो एडजस्टमेंट की है। ये भी तो माना जा सकता है कि अगर आरएसएस को हमीरपुर में क्यों उतारा गया, क्या वजह थी आरएसएस को हमीरपुर में उतारने की? फिर तो ये भी कहा जा सकता है कि या तो अनुराग ठाकुर को निपटाने के लिए या फिर नड्डा को बचाने के लिए। तो फैक्टर्स तो कई चलेंगे इसमें, बट जो कंट्रोल है, पॉलिटिकली कंट्रोल करने की चीजें हैं, वो अलग अलग स्तर पर जाकर अलग अलग तरीके से घूम रही है। उदयवीर जी, ये बचाने के लिए भी हो सकता है और कहीं ना कहीं फंसाने के लिए भी, क्योंकि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए भी चीज जरूरी थी और ये मौके पे की गई, ऐसा भी लग रहा है। बिल्कुल, ये जो भी किया गया ये उस तरफ भी वैसे ही लागू होता है जिस तरह से भाजपा में लागू होता है। अब देखिए, जिस तरह की ये सारी चीजें चली हुई हैं, मैंने हाल ही में जिक्र किया मुकेश अग्निहोत्री की कुछ दिन पहले की रैली का। अब मुख्यमंत्री नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं, जनसभाएं भी कर रहे हैं, तो प्रेशर तो बिल्ट हुआ है। बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी के पास एक सारा जो है वो हमीरपुर का है और साथ में लगता बिलासपुर है, क्योंकि वहां पर अगर भाषाई संवाद को देखें, भाषा शैली को देखें तो वो मिलती जुलती है। अगर ऊना को देखें, ऊना बिल्कुल अलग हो जाता है हर तरीके से, मौसम के लिहाज से भी, भाषा की शैली के लिहाज से भी और खान पान के लिहाज से भी देखा जाए तो वो अलग हो जाता है।
तो इन चीजों में कहीं ना कहीं दोनों दल जो है कांग्रेस चाहती है कि कम से कम ऊना जो एन ब्लॉक होकर रायजादा के साथ चला जाए, और बिलासपुर में कुछ हद तक उस चीज को राजेश धर्मानी के कंधों पे रखा जाएगा कि जो कमी पेशी है हमीरपुर की कवर करनी होगी, वो आप बिलासपुर जिला में कवर नहीं, पर करके राजेश दीजिए। धर्मानी जी को तो बड़सर में बिठा रखा हुआ है, कैसे करेंगे वो कवर? सवाल ये वही बात है इंचार्ज ना, वो वहां पे लगा रखे हैं। बहाने यही कांग्रेस कहीं ब- ना कहीं इन्हीं चीजों में चूक रही है। और आपने बिल्कुल जो बात की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में भी, आप नुक्कड़ सभाओं की बात करें, वहां बड़ी जनसभा की करें, वो भी आपस में होड़ है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल इस वो पे होड़ हालात हो है। जाते हैं जैसे अब देखिए, दूसरी तरफ है। डॉक्टर साहब टोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, कुल्लू में रैली थी प्रियंका गांधी की। अब मंडी में सिर्फ एक विधायक, और वो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस वो के, भी हमीरपुर सुजान, पार्लियामेंट में। हाँ जी, वो भी हमीरपुर पार्लियामेंट में वहां पे लगाए हुए हैं, वो नहीं पहुंचे। और बकाया कोई और नेता वहां पे नहीं पहुंचा, खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उस रैली में नहीं पहुंचे। तो अंदर से तार इतने नहीं उलझे नहीं, हुए हैं। सुक्खू जी तो मंडी पार्लियामेंट में शुरू में ट्राइबल में एक दो दौरे करने के बाद नहीं दिख रहे हैं, वहां उप मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। बिल्कुल, मंडी पार्लियामेंट तो में तो उप मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, ये तो है। बिल्कुल सही उनकी अभी भी कल परसों की रैलियां मैं देख रहा था, वो शिमला लास्ट रैली पार्लियामेंट और में मंडी पार्लियामेंट की थी, उससे पहले मैं फिर वो चंबा की थी, चलिए, इस तरह से चल रही। जी बिल्कुल, क्योंकि एक जो एक स्तर था ना जी, इन बागियों बगावत से पहले या दूसरी चीजों से पहले, अब उसका इम्पैक्ट जो है वो 4 जून को नतीजे आने के बाद दिखेगा। और जो जो आजमाइश क्षेत्र विशेष पे की गई है या क्षेत्र विशेष को इग्नोर किया गया है, उसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे। डॉक्टर साहब। जी प्रेम जी। डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि संजय जी ने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के जिले में मुख्यमंत्री आए नहीं, मुख्यमंत्री ने गारंटियां पूरी नहीं की। संजय भाई, चुनाव हो रहे हैं देश की संसद के, और 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो धोखा देश की जनता के साथ किया है, हिमाचल की जनता के साथ किया है, हिमाचल को जिस तरीके से केंद्र सरकार ने नजरअंदाज किया, भेदभाव हिमाचल के साथ किया, वो नतीजे आपके सामने आने वाले हैं। हमारी गारंटियों की चिंता छोड़ के केंद्र सरकार की 10 साल की जो कार्य प्रणाली है, उसके ऊपर मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो मोहर लगाने वाली है। और एक चीज, आपकी हालत बदली है, इसका अंदाजा तो इसी से लगाया जा सकता है कि दूसरे राज्यों से बुलाकर जो नेता और कार्यकर्ता है उनको आपने हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में या जहां भी लगाया है, हमीरपुर जिले में लगाया है, ऊना में लगाया है, जहां भी लगाया है, तो भाजपा में घबराहट है। ये तो स्पष्ट झलक रहा है कि आपको ना तो अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा है, ना भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के नेताओं के ऊपर भरोसा है। रही बात मुख्यमंत्री के दौरों की, पूरे प्रदेश में उन्होंने बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत गहन दौरे जो हैं, और प्रत्येक क्षेत्र में वो गए हैं। मंडी क्षेत्र में हमारे जो कैंडिडेट हैं विक्रमादित्य सक्षम है खुद अपने चुनाव की कमान संभालने के लिए। मुख्यमंत्री ने पूरा समय वहां दिया, जहां जहां प्रत्याशी ने उनसे जनसभाएं चाही वहां उन्होंने की। और उप मुख्यमंत्री भी पूरे प्रदेश में जो है वो अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। कोई कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी एज ए टीम पूरे प्रदेश के अंदर इस चुनाव को लड़ी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में विक्राव है। जयराम ठाकुर जी मंडी से बाहर नहीं निकल पाए इस चुनाव में। ये सारे हिमाचल चलिए प्रदेश के लोग जानते हैं इस चीज को। जी संजय जी, मुख्यमंत्री एक बड़ा चेहरा होता है किसी भी क्षेत्र विशेष से जहां से वो होता है। आप भी शांता कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने 77 में, 90 में बने, आप भी उनके पॉलिटिकल एडवाइजर रहे, और कांगड़ा के लोगों ने उनको खोया कहीं ना कहीं। धूमल साहब आए, धूमल साहब ने एक अच्छी पहचान बनाई और पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो रहे हर जगह। फिर धूमल साहब को हरा दिया गया सुजानपुर से, आज वही प्रत्याशी उनकी गोदी में बैठ के सुजानपुर का चुनाव लड़ रहे हैं, जो वहां की भाजपा नहीं पचा पा रही है। जाहिर है ऐसे में इमोशनल जो कार्ड ये खेला जा रहा है कि अब का वोट मुख्यमंत्री को, हमीरपुर को जो मौका मिला, ये खोना नहीं है संजय जी। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं असर करेगा। यही कारण है कि विचारकों की फौज को भेजना पड़ा उसको असर को रोकने के लिए, कि कहीं ये रीजनल कार्ड पे उपचुनाव भी कहीं ना चले जाएं और कहीं पार्लियामेंट में भी कोई दिक्कत। हालांकि पार्लियामेंट में दिक्कत कोई बहुत बड़ी दिख नहीं रही है, क्योंकि अनुराग जी को नहीं खोना चाहते धूमल साहब के बाद वहां के लोग, जो हमने दौरे किए हैं और देखा है। जी संजय जी।
डॉक्टर साहब, मेरा जवाब फिर से वही होगा कि हमारे लिए ये एक सामान्य प्रक्रिया है। निश्चित तौर पे हर क्षेत्र की जो भावना जो है वो रहती है कि उनके क्षेत्र का मुख्यमंत्री हो, उनके क्षेत्र के कोई बड़े चेहरे हों। अनुराग ठाकुर है, अनुराग ठाकुर अगर आज हमीरपुर की जनता चाहती है कि अनुराग ठाकुर जो है वो अच्छे मार्जिन से जीतने चाहिए, पहले से अधिक मार्जिन जीत का होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे जो उनकी उपलब्धियां हैं और जो नरेंद्र मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर के लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक बेनिफिट मिले, अधिक से अधिक काम उनके हों, अधिक से अधिक योजनाएं जो है वो केंद्रीय स्तर पे बने और उनका लाभ जो है वो वहां की जनता को मिले। इसलिए वहां का भावनात्मक लगाव अनुराग ठाकुर जी के साथ होना स्वाभाविक है और वो लोग वहां के चाहते भी हैं। और मैं पिछले 2 दिन वहां पे उसी क्षेत्र में था और मुझे वो सब सामने देखने को मिला है कि आपके वहां पे ये पहली बार ये चुनाव होगा कि जहां पे लोग बोल रहे हैं कि आपके आने की आवश्यकता ही नहीं है, आपके सिपाही बनकर के मतदाता, हर मतदाता वहां पे लगा है। फिर भी संजय जी, मैंने देखा है अनुराग जी को, वो हर पंचायत में उन्होंने पहुंच के एक रिकॉर्ड कायम किया इस चुनाव में, क्योंकि धूमल साहब के साथ जो हुआ है कहीं वो ना दोहराया जाए, इसलिए बड़ी सजगता से वहां का चुनाव लड़ा जा रहा है। और आपने ठीक कहा, युवा मोर्चा के हो रहे हैं, तो वो खुद भी वॉलंटियर लोग आए हैं और विचारक भी इसलिए आए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि नड्डा जी ने एक ऐसा लाइन खींच दी आरएसएस और बीजेपी के बीच में। उसके बाद संघ को भी लगा कि मदद किसकी करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए, और हिमाचल में वो संघ इसीलिए उतरा है, मुझे लगता है। जी जी, बिल्कुल देखिए, ये टिप्पणी संघ के ऊपर या मैं फिर जो हमारे विचार परिवार हैं, सभी लगते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित सभी जितने भी हमारे सिस्टल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सभी मिलकर के। और दूसरी चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर हार जीत हमारे लिए अलग चीज है, लेकिन किसी भी चुनाव को हम एक सामान्य तौर पे नहीं लेते हैं। हम हर चुनाव चाहे बूथ स्तर से शुरू होकर के राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय जनता पार्टी 24/7 और गंभीरता के साथ चुनाव लड़ना। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि वो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो ये बूथ की बैठक में नहीं जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष एमसी का चुनाव है वहां नहीं जा सकते। हमने कोई ये लकीर खींच के नहीं रखी है। हमारे नेता की प्रधानमंत्री से लेकर के कोई भी केंद्रीय नेता हो, प्रादेशिक नेता हो, जहां उसकी आवश्यकता पड़ती है वहां भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग करती है। यही हमारे चुनाव की गंभीरता रहती है और यही कारण है कि आज हम 400 पार के तरफ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि जी बोलिए पठानिया जी, माइक ऑन कीजिए। डॉक्टर साहब एक बॉल छोड़ी है, वो बहुत आगे की है। आपने कहा कि लकीरों का जिक्र हो रहा था कि लकीर नड्डा ने खींची या कुछ है, तो आरएसएस की यहाँ पे एंट्री, तो उससे एक इशारा तो आपकी एक लाइन से मिल गया कि आरएसएस अब जो लाइन खींचेगी और दिल से लाइन खींची तो वो नड्डा की उस लाइन को बहुत पीछे छोड़ देगी लंबाई में, जो नड्डा ने खींची थी कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। गर्व की बातें हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन चलिए, बात सही थी आपकी, मैंने इसलिए बीच में इंटरफेयर। बिल्कुल। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री को बचाने का नारा लगा है, क्योंकि हमीरपुर में एक उठापटक हुई है, वहां से 2 उपचुनाव भी हो रहे हैं और होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं कि पहले कांगड़ा ने शांता कुमार जी को खोया, हमीरपुर से धूमल जी के दूसरा मौका मिला है, इसको नहीं खोना है कहीं ना कहीं। और वोट जो करें मुख्यमंत्री के नाम पे करें, यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के लिए करें। इसी बीच, क्योंकि ये 2 जिले हमीरपुर पार्लियामेंट के और अनुराग जी के हैं, जेपी नड्डा जी भी इस पार्लियामेंट से हैं, और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इन जिलों से हैं। हमीरपुर से मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री ऊना से हैं। वहां पे संघ की टीम आ जाती है, विचारकों की एक टीम आ जाती है, वो जुट जाती है। आज चर्चा में ये भी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कहीं ना कहीं धूमल जी की जो लड़ाई जेपी नड्डा जी के साथ रही है, वो कहीं हशर ना दिखाए, क्योंकि पिछली बार भी चुनावों के वक्त धूमल साहब का अगर टिकट हमीरपुर से बदल के सुजानपुर ना किया जाता तो वो कभी चुनाव हारते नहीं। वो भी एक भाजपा के अंदर भी एक चर्चा होती है कि ये एक साजिश थी, राजनीतिक साजिश थी निपटाने की। सुजानपुर वालों ने खोया, अब वही जिंदर रहना जिन्होंने हराया, वो धूमल साहब की गोदी में बैठ के, अनुराग जी की गोदी में बैठ के चुनाव में उतरे हैं और उनको भी इन दोनों का सहारा है।
लेकिन अब क्या होता है चुनाव में ये देखा जाएगा। लेकिन इमोशनल कार्ड जो सुक्खू जी के लिए खेला जा रहा है, वो खुद खेल रहे हैं या उनके समर्थक खेल रहे हैं, ये कहीं न कहीं कुछ इम्पैक्ट तो दे सकता है। आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सब ने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।